तो हे गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है हम कर रहे थे यूनिट नंबर 4 मेडिसिनल केमिस्ट्री की। अब इसमें भी हमने देख लिए थे सिडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या है, ये पूरा कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो तक। इसमें हमने बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, बारबिचुरेट्स के बारे में सब कुछ पढ़ा। ठीक है, जिसने ये वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जरूर से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी या सेकंड चैप्टर बोल लो यूनिट 4 का। इसमें पढ़ना है आपको एंटी साइकोटिक्स ड्रग। ठीक है, एंटी साइकोटिक्स क्या होते हैं ये आप समझेंगे, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इन ड्रग्स का वो समझेंगे। फिनोथायाजिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिनोथायाजिन इसका सार ही अकेला 10 नंबर में आ जाता है, तो इसको अच्छे से समझेंगे हम बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सार समझेंगे फिनोथायाजिन्स का। क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड इसकी हम समझेंगे सिंथेसिस, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है स्टार। ठीक है, अब फिर ये जो आपको दिख रही है रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथाइजिन्स ये भी देखेंगे। फ्लोरो ब्यूटायरोफिनोन्स, बीटा अमाइनो कीटोन्स, बेंजामाइड्स, मतलब यहाँ पर सल्फेराइड तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब है एंटी साइकोटिक्स पूरा कंप्लीट होने वाला है आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, फिर आपको बचेगा थर्ड चैप्टर जो कि इसमें एंटी कन्वल्सेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो बिल्कुल सिंपल, आज एंटीसाइकोटिक्स तो बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देख के डर लग रहा है ना इतनी सारी ड्रग्स, एक मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा, सब ड्रग्स में वही चलेगा, टेंशन मत लो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले नेम समझ लो एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स को हम कहते हैं न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक से समझ में आ रहा होगा कुछ ब्रेन पे एक्ट करेंगे ड्रग, हाँ वही। तो एंटीसाइकोटिक्स नेम को ब्रेक करो, एंटी मीन्स अपोज, एंटी मतलब अपोजिट, अगेंस्ट। साइकोटिक्स यानी कि कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर यानी कि कुछ माइंड की डिसऑर्डर होगा। अब यही समझते हैं, दीज आर दोज ड्रग विच आर यूज टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ साइकोसिस। तो ये हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो रिड्यूस करती हैं सिम्टम ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस क्या है ये समझ लो, ये वैसे आपने समझा हुआ है पैथोफिजियोलॉजी में, बट एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। साइकोसिस हो गया एक हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो कि एक ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर मेंटल से जो हो जाते हैं पीपल, उनको होती है साइकोसिस। मतलब जो रियलिटी में चीज़ें होती हैं उनसे उसका डिस्कनेक्शन हो जाता है, मतलब उनको दीन दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अपने मजे में मस्त है वो। इट में अकर ड्यू टू एज ए रिजल्ट ऑफ, अब ये किस किस कारण होता है, इसमें दो चीज़ें मतलब होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोस्ट कॉमन ये है सीजोपेनिया। सीजोपेनिया एक अलग से डिसीज थी, मैंने आपको बताया था ना पैथो में अलग से डिसीज थी, तो वही है। सीजोपेनिया क्या है, एक हमारी कंडीशन होती है पेशेंट्स की जिसमें माइंड जो होता है ना वो ऑलवेज एक्साइटमेंट स्टेट में रहता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल नहीं रहता, एक एक्साइटमेंट स्टेट में रहता है, ये होती है हमारी सीजोपेनिया। दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर, ये मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं इसको। समटाइम्स मेंटली एक्साइटेड, समटाइम मेंटली डिप्रेस्ड, मतलब इसमें मूड स्विंग्स होते रहते हैं, या तो कभी ज़्यादा हाइपर हो जाएगा आपका माइंड, या कभी बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, तो ये होगा आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। फिर एक थर्ड फैक्टर इसमें स्लीप डिप्रीवेशन, यानी कि लॉस ऑफ स्लीप, यानी कि आप सो कम रहे हो, उसकी वजह से आपको साइकोसिस हो सकती है। फिर है सब्सटेंस यूज सच एज एल्कोहल सम ड्रग, यानी कि कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हो आप या एल्कोहल्स वगैरह कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको साइकोसिस हो सकता है। एंड लास्ट है हमारा स्ट्रेस। तो ये जो मैंने आपको पांच चीज़ें बताई हैं, सिजोपेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्लीप डिप्रेशन, सब्सटेंस और स्ट्रेस, इनकी वजह से हमारी साइकोसिस कॉज हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये लिखना आपको पड़ेगा। ओके, सिम्टम्स देख लो इसके, अगर किसी को हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, हेलुसिनेशन, delusions, abnormal behavior, nightmares, taking incoherently, एंजाइटी, एग्रेशन, कन्फ्यूजन, थॉट ऑफ साइड, मतलब एक डिप्रेशन में भी जा सकता है और ज़्यादा मेंटली एक्साइट भी हो सकता है वो पेशेंट। ठीक है, antipsychotic drugs are not curative, they do not eliminate this disorder, they only decrease the symptoms and make person comfortable to function in a supportive environment। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो समझ लो, आगे तक हेल्प करेगी। जो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है ये हमारी क्यूरेटिव ड्रग्स नहीं होती हैं, मतलब इस डिसीज ये इस डिसऑर्डर को क्योर नहीं करती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहती है, थोड़े से सिम्टम्स को कम कर देती हैं। ये जो डिसऑर्डर हो रहा है ना, ये एक डिसऑर्डर है, डिसीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, तो इसके सिम्टम्स को कम कर देंगे जिससे कि जो पर्सन को हो रहा है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए एक एनवायरनमेंट में रहने के लिए। ठीक है, पूरी तरीके से ठीक नहीं करती हैं, जड़ से ख़त्म नहीं करती हैं, बट जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं उसको डिक्रीज कर देती है बस। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरीके से समझो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखो मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है कि ये जो डिसऑर्डर हो रहा है ये हमारे ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, अब ब्रेन में एक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो समझ लो डोपामीन।
डोपामीन जो होता है वो इस सब चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब डोपामीन तो आपको पता ही चल गया होगा यार, डोपामीन क्या है, ठीक है। डोपामीन ही इस सब चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो हमारा डोपामीन का है, आपने यूनिट 2 में पढ़ा था, डोपामीन हमारा आता है कैटेकोलामाइंस की क्लास से, ठीक है। और यही इस रेस्पॉन्सिबल होता है इस एक्टिविटी ब्रेन में। डोपामाइन बाइंड करता है अपना डोपामीन रिसेप्टर से। तो डोपामीन के रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, जैसे D1 D2 D3, ये डोपामीन के रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है। और ये ब्रेन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब देखो, डोपामीन जब तक अपना नॉर्मल वर्क करता रहेगा, मतलब जितनी मान लो जितनी अमाउंट में ज़रूरत है उस रिसेप्टर को, ये जो D1 D2 D3 है इन रिसेप्टर्स को, उतनी अमाउंट में मिल रहा है डोपामीन, तो ठीक है, ब्रेन बढ़िया काम करेगा। अब वहीं मान लो अगर डोपामीन की जो कंसंट्रेशन है, डोपामीन का लेवल है वो हाई हो गया ज़्यादा, तो ज़्यादा हाई होगा मतलब CNS की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब ये डोपामीन ये लिख रहा है भाई एक्टिविटी, बट व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज देन इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ CNS मल्टीपल टाइम्स विच कॉज साइकोसिस एंड अदर्स। मतलब जब इसकी कंसंट्रेशन डोपामीन की ज़्यादा हो जाएगी तो एक्टिविटी ऑफ CNS, जो ब्रेन की एक्टिविटी होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी मल्टीपल टाइम्स, अब जिससे कारण होगा हमको साइकोसिस, ठीक है। अब साइकोसिस आपको पता चल गया किस वजह से हो रहा है। अब इसको कैसे रोकेंगे वो देख लो। एंटी साइकोटिक ड्रग कॉम्पिटेटिवली बाइंड विद डोपामिन रिसेप्टर एंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ डोपामिन ऑन द कोरेस्पेंडिंग रिसेप्टर साइट्स एंड हेंस लोअर द साइकोटिक एक्टिविटी। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये रिसेप्टर है, वही डोपामिन रिसेप्टर हो गया। अब यहाँ पर डोपामिन बाइंड हो रहा था, ठीक है, डोपामिन बाइंड हो रहा था और वो एक्टिविटी को इंक्रीज हो रहा था। अब मान लो ये जो एंटी साइकोटिक ड्रग है ये हमने दी, अब ये होती है कॉम्पिटेटिवली, यानी कि कॉम्पिटेटिव ड्रग्स होती है, यानी कि एंटागोनिस्ट की तरह काम करेंगे डोपामिन के लिए। अब ये खुद जाके बाइंड हो जाएंगी, डोपामिन बाइंड नहीं हो पाएगा, जिससे कि ये ब्रेन की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर वही है इंक्रीज इफेक्ट ऑफ डोपामिन। सिंपल ये आपको 4 लाइन लिखनी है। मतलब एंटी साइकोटिक ड्रग हमारी कॉम्पिटेटिवली बाइंड कर जाती है डोपामिन रिसेप्टर से, जिससे ब्लॉक कर देते हैं एक्शन ऑफ डोपामिन को, जिससे क्या होता है जो साइकोटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है और डोपामिन का इफेक्ट भी कम हो जाता है। ओके, अब ये जो मैकेनिज्म है यही आपको सब ड्रग्स में लिखना है आगे, ठीक है। अब आगे समझो इसका क्लासिफिकेशन बिल्कुल जैसा आपका सिलेबस में दिया गया है बिल्कुल वैसा ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें ये फिनोथाइजिन्स आता है। अब देखो यार, अगर क्लासिफिकेशन आता है तो वो तो सारा ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बट फिनोथाइजिन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फिनोथाइजिन अकेला ही आ जाता है आपके 10 नंबर में। तो फिनोथाइजिन्स में देखो, फिनोथाइजिन्स है प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड है, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड है, ट्राइफ्लोप्रोमाजिन है, थायोरिडाइजेन, पिप्रियासिटिजिन, प्रोक्लोरप्रोमाजिन मेलेट एंड ट्राइफ्लोरोपिप्राजिन। तो ये हो गई आपकी फिनोथाइजिन्स की ड्रग। अब आते हैं रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथाइजिन, इसमें कुछ ड्रग्स हैं आपकी। फिर आता है फ्लोरोब्यूटेरोफिनोन, इसमें कुछ ड्रग है आपकी। फिर आता है बीटा अमाइनो कीटोन, इसमें एक ड्रग है मोलिंडोन एंड बेंजामाइड सल्फिराइड, ठीक है। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले फिनोथाइजिन्स को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आपका फिनोथाइजिन ही है। फिनोथाइजिन इसको हम ट्राईसाइक्लिक एंटीसाइकोटिक भी बोल सकते हैं। ट्राईसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं अभी स्ट्रक्चर से समझाओगे आप। These are used to for treating severe mental and emotional disorders such as schizophrenia and other psychotic disorder। अब सिंपल सी बात है यार, ट्रीट ही करेंगे हमारी सीवियर मेंटल कंडीशन को, इमोशनल डिसऑर्डर को, जैसे कि सीजोपेनिया वगैरह देखे अभी हमने पीछे, उसको ही ट्रीट करेंगे। दीज आर नॉन सिलेक्टिव एंड कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ D1 एंड D2 रिसेप्टर एंड ब्लॉक द डोपामिन एक्टिविटी। वही बात है, नॉन सिलेक्टिव है, कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट एंड डोपामिन रिसेप्टर्स के। समटाइम यूज टू रिलीव एंजाइटी, कंट्रोल नोजिया, डायरिया एंड कॉज मसल रिलैक्सेशन। ये समटाइम्स क्या होता है, ये एंजाइटी को रिलीव करने के लिए भी यूज़ होता है, नोजिया को कंट्रोल, डायरिया को कंट्रोल करने में, और मसल रिलैक्सेशन की तरह भी काम करता है। अब देखो हमको समझना है इसका सार, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले वो समझ लो। इसमें 3 रिंग होती हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था ना ट्राईसाइक्लिक, तो 3 रिंग होती हैं। देख लो इधर साइड वाली फिनाइल रिंग है दोनों में, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इसमें सल्फर है एक पोजीशन पर, एक पोजीशन पर नाइट्रोजन है। नेमिंग करेंगे, नेमिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नंबर याद रखना, ऐसे बिल्कुल ऐसे हुई है बेसिक स्ट्रक्चर। अब सार समझ लो इसका। स्ट्रक्चरली सब्सटीट्यूशन इज पॉसिबल ऑन, सब्सटीट्यूशन कहाँ पॉसिबल है इसका, 2nd पोजीशन पर और 10th पोजीशन पर, ठीक है। यानी कि कार्बन 2nd पर और नाइट्रोजन 10th पर। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, चलो। 2nd पोजीशन पर आपका कार्बन है और 10th पोजीशन पर आपका नाइट्रोजन है, ओके।
Unsubstituted phenothiazine has no activity. Some substitution at C2 and N10 is essential for activity. अब देखो क्या कहा गया है, अगर इस फिनोथाइजिन में हम कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे तो इसकी एक्टिविटी हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी, तो हमको सब्सटीट्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो NNS इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, और ये सोडियम है, ये नाइट्रोजन है और ये सल्फर है, ये एक्टिविटी एसेंशियल होते हैं एक्टिविटी के लिए, ठीक है, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि एट पोजीशन सेकंड पर क्या सब्सटीट्यूशन इसमें कर सकते हैं। एट पोजीशन सेकंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज Cl विल इंक्रीज देयर एक्टिविटी। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर जो सेकंड पोजीशन पर इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, CH2 वगैरह, ये हमारी इंक्रीज कर देंगे एक्टिविटी को, एक पॉइंट। दूसरा है एक्टिविटी इंक्रीज इन द फॉलोइंग फॉलोइंग ऑर्डर एट सेकंड पोजीशन पर। देखो ये एक ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब अगर OH लगाएंगे हम इस पोजीशन पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होगी, फिर वही एक ऑर्डर है, ठीक है, इस ऑर्डर में एक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब समझते हैं 10th पोजीशन पर। सो 10th पोजीशन फर्स्ट पॉइंट है इसमें, एट पोजीशन 10th एलिफेटिक चेन टर्मिनल अमाइनो सब्सटीट्यूएंट इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। देखो ये एक हमारा मान लो टर्मिनल अमाइनो चेन है, NH है, अब इससे कोई भी चेन जुड़ेगी तो ये एसेंशियल होती है एक्टिविटी के लिए, NH मतलब, ठीक है। By branching the beta position of the side chain, aliphatic chain will with a small methyl group decreases in antipsychotic activity but increase in antihistamine activity। मतलब अगर इसमें ब्रांचिंग करते हैं बीटा पोजीशन पर साइड चेन में तो मिथाइल ग्रुप से, तो डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी तो एंटीसाइकोटिक की, एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी तो डिक्रीज होगी बट एंटीहिस्टामिन ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाएगी वहाँ पर, ठीक है। There are 3 methylene unit that is CH2 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 reduction in these carbon number reduce the activity। देखो इतनी ये 3 कार्बन चेन लगेगी तो ही एक्टिविटी अच्छी होगी, अगर इसमें कोई भी डिक्रीज होते हैं तो ये नंबर ऑफ ये मिथाइल चेन जो है डिक्रीज होगी तो ये रिड्यूस करेगी एक्टिविटी को। द 10th पोजीशन NCH2 कैन बी रिप्लेस आइसोस्टेरेटिकली बाय इथाइलिडीन ग्रुप टू फॉर्म वेरियस थायोजेंथीन्स रिंग एनालॉग्स, दीज आर मोर पोटेंट देन द पोटेंट ड्रग। तो देखो अगर हम इस पर इथाइलिडीन की ग्रुप का सब्सटीट्यूशन कराते हैं, रिप्लेसमेंट कराते हैं, तो हमारे रिंग एनालॉग्स आएंगे, मतलब थायोजेंथीन्स आएंगे यहाँ पर, जो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, ये वही है, ठीक है। तो हमारी एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी और पोटेंट ड्रग हमको देखने को मिलेंगी। तो ये था गाइस आपका सार। एक पॉइंट और है, वो देख लो। If we increase the chain length of nitrogen on aliphatic chain at last, then lipophilicity increase and their duration of action increase। अब वही है, चेन लेंथ को भी बढ़ाते हैं हम तो लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो ये जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा ड्रग है इसमें फिनोथाइजिन वाली कैटेगरी में, सबका मोड ऑफ एक्शन वही होगा, सबका यूजेज वही होंगे। सीजोपिनिया को ट्रीट करता है, मेंटल इलनेस, मेंटल एक्साइटमेंट, CNS डिप्रेशन, मतलब यही सारे यूजेस हैं। मोड ऑफ एक्शन वही है, डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें डायरेक्ट क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये रहा क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। मोड ऑफ एक्शन वही, देखो सब में वही है, एक्ट एज एंटागोनिस्ट ऑफ डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, एंड्रोजेनिक एंड मस्करिन रिसेप्टर। मतलब वही माइंड में जितने भी रिसेप्टर हैं, ब्रेन में जितने भी रिसेप्टर हैं, सबको एंटागोनिस्ट करेगी, सबका एंड अपोजिट काम करेगी। यूज है हमारा इसमें सीजोपिनिया को ट्रीटमेंट करने में, नॉजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने में, और पोरफिरिया एंड एज अ पार्ट ऑफ टेटनस ट्रीटमेंट, टेटनस के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है ये क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। सिंथेसिस देख लो डायरेक्ट। सिंथेसिस में आपको लेना है पहले एम क्लोर डायाफिनाइल एमाइन, तो ये हो गया एक आपको कॉमन। सल्फर से इसकी रिएक्शन होगी, यहाँ पे बन जाएगा हमारा फिनोथाइजिन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके हम कराएंगे रिएक्शन फिर 3 डाइमिथाइल अमाइनो प्रोपाइल क्लोराइड से, ये बन गया। अब डायरेक्ट हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो हमारा बन जाएगा क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। कुछ भी नहीं है, ये जो कंपाउंड है ये पूरा का पूरा यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, देख लो पूरा सेम है, कुछ भी नहीं है। ये रिंग ऐसी की ऐसी है, ये पूरा नीचे सल्फर है, ये Cl ये साथ लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये Cl और H, ये HCl के रूप में बाहर निकले हैं, ये HCl और CH2 N CH3 NCH3 से सेम वही जुड़ गया है आके, ये आपका बन गया क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब देखो जितनी भी ड्रग है सारी ऐसी की ऐसी होंगी, देखो लिख रहा है ना सब में सेम एज क्लोरप्रोमाजिन, वही है साइकोटिक डिसऑर्डर, नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करेगा, मतलब एक ही चीज़ है सब में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी हम कैटेगरी जो थी हमारी रिंग एनालॉग्स ऑफ फिनोथाइजिन्स, दीज ड्रग विच हैव सेम ड्रग रिंग। देखो इसमें कहा गया है रिंग एनालॉग, मतलब ये भी बिल्कुल सेम फिनोथाइजिन्स की तरह ही रहेंगे। तो इसमें आप देख लो स्ट्रक्चर देख सकते हो, मोड ऑफ एक्शन यूजेस तो वही रहेंगे सेम, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोरप्रोथेक्सिन, टायोथिक्सिन,
फिर आपकी नेक्स्ट क्लोजापिन, ये भी आपका सेम ही रहेगा सब। फिर नेक्स्ट कैटेगरीज में फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन। फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन स्ट्रक्चर आप देख लो, मोड ऑफ एक्शन इसका एकदम एक्यूरेट नहीं है, बट ये ब्लॉक करेगा डोपामिन रिसेप्टर को ही, यूजेज वही हो जाएंगे इसके। फिर इसमें दूसरा ड्रोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल भी वही है, सिमिलर होगा, अब यूजेज सेम है। ये वाली ड्रग ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करना। ये बीटा अमाइनो कीटोन्स की हो गया, ये इसका वो हो गया, पूरा वही है, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा वही होने वाला है। ये सारी ड्रग्स आप इतना फोकस मत करना, बस आप फिनोथाइजिन वाली कैटेगरी पर अच्छे से फोकस करना, बट नेम आपको पता होना चाहिए गाइस। एंटीसाइकोटिक्स का जब भी क्लासिफिकेशन आएगा तो ये सब कुछ ही लिखना पड़ेगा उसमें, तो प्लीज़ क्लासिफिकेशन तो मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। फिनोथाइजिन्स को मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है, प्लीज़ ध्यान से देखना, सार इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड की सिंथेसिस, ठीक है। अब बची आपकी नेक्स्ट कैटेगरी एंटी कन्वल्सेंट, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।